नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपना इस न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 अनिवार्य भाषा हिंदी जो कि 100 मार्क्स का होता है। आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये कंपलसरी लैंग्वेज में आता है, जिसको कि सब्सिडरी में भी हम लोग कह सकते हैं। तो तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये पार्ट 1 के लिए है। और ये जो आपका इम्पोर्टेंट है, ये तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो ये मुंगेर यूनिवर्सिटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये पार्ट 1 का है। तो हम लोग पार्ट 1 अनिवार्य भाषा हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपका प्रीवियस ईयर से भी हो सकता है और कुछ संभावित प्रश्न यानी न्यू प्रश्न भी इसमें हो सकते हैं। जब आप ये सारे प्रश्न पढ़ के जाएंगे तो आप एग्ज़ाम देंगे तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी या फिर मुंगेर यूनिवर्सिटी, किसी में भी आप एग्ज़ाम देंगे कंपलसरी सब्जेक्ट 100 मार्क्स का हिंदी का, तो आपका जो है एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं रहेगा। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गया रहा होगा। अगर आप ये सेशन पूरा करके जा रहे हैं तो आपको पूरा सेशन वीडियो को सिर्फ शुरू से अंत तक देखना है। अगर आपका तैयारी नहीं भी हुआ है तो ये जो मैराथन है, इस मैराथन को अगर आप करने वाले हैं 1 घंटा पहले, यानी कि एग्ज़ाम देने से 1 घंटा पहले भी अगर आप कान में हेडफोन लगा कर सिर्फ सुन लेंगे तो लगभग आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बन जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। या तो आप हेडफोन लगा के सुन लें या फिर थोड़ी सी वीडियो की स्पीड बढ़ाकर आप देख लें। जिसके लिए भी तैयारी नहीं है उसके लिए बहुत ही अत्यंत अपॉर्चुनिटी अच्छा है, ताकि वो वीडियो को देखकर सुनकर भी समझकर भी जाके एग्जाम में अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मोल जो है वो अदा करता है। तो ये जो मैराथन चल रहा है ये पार्ट 1 हिंदी का चल रहा है। तो हिंदी का मैराथन में आज हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि लगभग 1 घंटा का वीडियो हो सकता है। लगभग 150 से प्लस क्वेश्चन है और इससे बाहर एक भी एग्जाम में 150 तो नहीं, लगभग 250 प्लस क्वेश्चन है और इससे बाहर एक भी एग्जाम में आपका नहीं जाएगा यहाँ से बाहर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अनिवार्य भाषा हिंदी भाषा दर्शन है और यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं ये तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी अभी 2006 से 2015 तक जो पूछा गया प्रश्न है उसको भी देखेंगे। और इसमें जो है कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी हम लोग देखेंगे जो कि संभावित आने का है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है कि भाषा दर्शन पुस्तक के संपादक का नाम बताइए। तो भाषा दर्शन पुस्तक के संपादक का नाम है विद्या रानी एवं प्रोफेसर रामचंद्र घोष है। वहीं दूसरा क्वेश्चन है कि वर दे वीणा वादनी कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर ये लिया गया है सरस्वती वंदना काव्य संग्रह से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निराला किसकी वरदान चाहते हैं। तो निराला जो है सरस्वती का वरदान चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निराला छायावाद की कवि है। निराला जो है किस वाद के कवि हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो निराला है ये छायावाद के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि कवि 9 पर 9 स्वर किसे देता है, देने को कहता है। तो कवि जो है 9 पर 9 स्वर भारत को देने को कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि वर दे यहाँ पर है, आप देख सकते हैं वर दे वीणा वादनी में किस देवी का आराधना की गई है। तो वर दे वीणा वादनी में माँ सरस्वती देवी की आराधना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निराला का जन्म कहाँ हुआ था। तो निराला का जन्म जो हुआ था मेदिनीपुरी में हुआ था, स्टेट मेदिनीपुरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निराला प्रिय स्वतंत्र राव को कहाँ भरने की बात कह रहे हैं। तो अपने कविता में जो निराला है वो प्रिय स्वतंत्र रस को भारत के हृदय में भरने की बात कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 1899 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि निराला का स्वतंत्र राव और 9 अमृत मंत्र कहाँ भर देने की याचना करते हैं। तो स्वतंत्र राव और 9 अमृत मंत्र भारतीयों के हृदय में भर देने का याचना करते हैं। कौन करता है, निराला करते हैं। अगला प्रश्न है कि निराला किसको जगमग करना चाहते हैं। निराला जो है ये ज्योति से संसार को जगमग करना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि काट अंध उर के बंधन अस्तर में उर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो उर का शाब्दिक अर्थ है मेरे दोस्तों बंधन, अस्तर में उर का शाब्दिक अर्थ है हृदय। हृदय जो है अंध उर बंधन अस्तर में उर का शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात हम लोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहीं से दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न में है कवि किसकी ज्योति से संसार को जगमग करना चाहता है। तो कवि किसकी ज्योति से। तो जलमंद राव का ज्योति से, यानी कवि जो है ज्ञान की ज्योति से संसार को जगमग करना चाहता है। कौन चाहता है, कवि चाहता है। नेक्स्ट प्रश्न में है कि जलमंद राव क्या है। तो जलमंद राव का जो अर्थ है मेघ का गरजना, यानी जो बादल गरजता है ना आसमान में, तो बादल के गरजना का समान जो गंभीर ध्वनि उत्पन्न होती है उसे ही कहा जाता है जलमंद राव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी कविता है। तो मैं नीर भरी दुख की बदली ये महादेवी वर्मा की कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है कि उमड़ी कल थी मीट आज चली यह किसकी कविता
कविता है? तो उमड़ी कल थी मिट आज चली, यह मैं नीर भरी दुख बदली की एक पंक्ति है, जिसका कि रचयिताकार कौन है? महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था दोस्तों 1907 ईस्वी में हुआ था, इसे आप याद रखेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। और आपके बुक में रामधारी सिंह दिनकर का भी व्याख्या है, और रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1908 ईस्वी में, तो इसे याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं महादेवी वर्मा का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था ना वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रश्न है कि मैं नीर भरी दुख की बदली कौन है? तो मैं नीर भरी दुख की बदली जो है वो महादेवी वर्मा है। अगला प्रश्न है कि मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक कविता में कवित्री का लोक कल्याणी, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे दे। तो मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक कविता में कवित्री का लोक कल्याणी रूप मिलता है या वस्तुनिष्ठ रूप? तो इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा कि मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक कविता में कवित्री का जो लोक कल्याणी रूप जो देखने को मिलता है, कैसा रूप देखने को मिलता है? लोक कल्याणी रूप देखने को मिलता है। प्रश्न है कि महादेवी वर्मा कौन सी रचना आपके पास पुस्तक में है? महादेवी वर्मा की कौन सी रचना आपके पास पुस्तक में है? तो मैं नीर भरी दुख की बदली, ये रचना महादेवी वर्मा की है जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक में है। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? मैंने बताया था अभी जस्ट पीछे, महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा किस वाद की कवित्री हैं? तो महादेवी वर्मा जो है ये छायावाद की कवित्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विस्तृत नभ का कोई कोना मेरे ना कभी अपना होना किस कविता की पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है या कविता का नाम है मैं नीर भरी दुख की बदली, यही कविता की पंक्ति है। नेक्स्ट है हिमालय का संदेश का कवि कौन है? तो हिमालय का संदेश का कवि का नाम है राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? दिनकर का जन्म वर्तमान में बेगूसराय जिला सिमरिया में पड़ता है, और ये जिला मुंगेर बिहार में हुआ था, लेकिन अभी वो मुंगेर से हट के बेगूसराय जिला हो गया है। और इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1908 ईस्वी में, इस बात को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, ये हो गया। इसके बाद का प्रश्न है कि दिनकर का जन्म सिमरिया मुंगेर बिहार में हुआ था, यहाँ तक हो गया। दिनकर जी को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो दिनकर जी को उर्वशी काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो कौन सा पे काव्य कृति जिसका नाम हुआ भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको दिया गया था? उर्वशी पे दिया गया था, इसको आप याद रखेंगे। अगला है कि दिनकर ने हिमालय का संदेश में क्या संदेश दिया था? तो दिनकर में हिमालय के संदेश में भारतीय संस्कृति की गौरवमयी गाथा का संदेश दिया है। दिनकर का पूरा नाम क्या है? तो दिनकर का पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर। अगला है कि दिनकर के अनुसार भारत कैसे भोग का कांची है? तो दिनकर के अनुसार भारत जो है त्यागपूर्वक भोग का कांची है। नेक्स्ट है कि कवि के अनुसार स्वर्ग को भूमि पर लाने वाला देश कौन है? तो कवि के अनुसार जो है स्वर्ग को भूमि पर लाने वाला देश का नाम है भारत। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कि दीपावली किसका मेला है? तो दीपावली जो है ये दीपों का मेला है। दीपावली किसका मेला है? दीपावली दीपों का मेला है। नेक्स्ट है कि गोपाल सिंह नेपाली का जो जन्म हुआ था ये किस प्रांत में हुआ था? तो गोपाल सिंह नेपाली का जन्म बिहार के प्रांत में हुआ था, यानी बिहार प्रांत में हुआ था। गोपाल सिंह नेपाली का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो जानकारी है तो आपको बता दें कि गोपाल सिंह नेपाली का जो मृत्यु हुआ था ये भागलपुर स्टेशन पे हुआ था, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हुआ था। प्लेटफॉर्म नंबर जो हुआ था 2 पे हुआ था, गोपाल सिंह नेपाली की मृत्यु हुआ था। गोपाल सिंह नेपाली का जो जन्म कब हुआ था? अगला प्रश्न, गोपाल सिंह नेपाली का जन्म कब हुआ था? तो गोपाल सिंह नेपाली का जो जन्म हुआ था वो 1902 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1902 ईस्वी में। और मेरे याद से इनका जो मृत्यु हुआ था ये शायद 1963 ईस्वी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आप याद रख लें, 1963 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। अगला प्रश्न है कि मन में राम बगल में गीता घर घर आदर रामायण का किस कविता की पंक्ति है? तो मन में राम बगल में गीता घर घर आदर रामायण मेरा देश बड़ा गौरीला कविता का पंक्ति है। प्रश्न आगे है कि नागा अर्जुन के अनुसार कई दिनों बाद घर की आंखें चमक उठी। नागा अर्जुन के अनुसार कई दिनों बाद घर की आंगन चमक उठी। इसका आंसर है कि नागा अर्जुन के अनुसार कई दिनों बाद घर की आंखें चमक उठी, क्योंकि घर में आए और चूल्हे जले, यानी घर में जो है अन्न आए और चूल्हे जले। अन्न मतलब चावल, गेहूँ, इस प्रकार के अन्न आए और चूल्हे जले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको बता दें, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे
आपके सामने कि कवि नेपाली के अनुसार भारत की आन कैसी है। तो कविवर नेपाली के अनुसार भारत की आन अनेकता में एकता है। देश और भी है दुनिया में, पर गांधी का यही देश है। यह किसकी कविता की पंक्ति है? तो देश और भी है दुनिया में, गांधी का यही देश है, यह मेरा देश बड़ा गौरीला की पंक्ति है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, स्क्रीन पे आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा कि गोपाल सिंह नेपाली जो हैं, गोपाल सिंह नेपाली की रचना आपके पाठ्यक्रम में है कौन सा? तो मेरा देश बड़ा गौरीला इनका रचना हमारे पाठ्यक्रम में है। मेरा देश बड़ा गौरीला यह किसकी रचना है, यानी किसकी कविता है? तो हमारा देश बड़ा गौरीला यह गोपाल सिंह नेपाली की कविता। ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों में पूछता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना ही है और आपको दोस्तों के बीच में शेयर भी करना है, ताकि जिसका भी तैयारी ना हुआ हो वो भी वीडियो देखकर अपना तैयारी कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है कि गहनतम ज्ञान और रसीली कला का संगम कौन सा देश है? तो गहनतम ज्ञान और रसीली कला का संगम जो है वो संगम जो है वो क्या है? भारतवर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न में कौन रोया था, यानी अकाल में कौन रोया था? अगला प्रश्न है। तो अकाल में जो है ये चूल्हा रोया था। जब इस कविता को पढ़ेंगे, बहुत ही रोचक कविता है और पढ़ने में भी मज़ा आता है। नेक्स्ट है कि गोपाल सिंह नेपाली की रचना का नाम लिखें। तो इनका रचना का नाम है मेरा देश बड़ा गौरीला। नागार्जुन के अनुसार कौवे ने पाँव क्यों फड़काई थी? तो नागार्जुन के अनुसार कौवे ने अकाल के बाद जूठन खाकर अपनी पाँव फड़काई थी। कवि नरेश मेहता का जन्म कला बताइए। तो जो कवि नरेश मेहता है, इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 1884 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कर लीजिएगा। जन्म काल जो है इनका 1884 ईस्वी में है। कवि नरेश मेहता के अनुसार यानी जल 6 माह में क्या करना चाहता है? तो कवि नरेश मेहता के अनुसार जो जल है वो 6 माह में अलग, यानी पृथका को एक करना चाहता है। जो भी अलग होता है उसे एक करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ताल जल जो है ये किसकी रचना है? तो ताल जल जो रचना है ये कवि नरेश मेहता की रचना है। नेक्स्ट है कि ताल जल को हिलाने से कौन कांप जाता है? तो ताल जल को हिलाने से जो है विचारों से भरे बादल जो होते हैं वो कांप जाते हैं। नेक्स्ट है कि उत्साह शीर्षक का जो निबंध है, उत्साह शीर्षक निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो उत्साह नामक शीर्षक को जो लिखा था उनका नाम है रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। रामचंद्र शुक्ल की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो इनका जो है उत्साह नामक निबंध जो है हमारे पाठ्यक्रम में है। अगला प्रश्न है कि उत्साह दुख वर्ग का भाव है या आनंद वर्ग का? तो उत्साह जो है यह आनंद वर्ग का भाव है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है या बुरे दोषों में? तो उत्साह की जो गिनती होती है ये अच्छे यानी अच्छे गुणों में होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेमचंद्र का पूरा नाम क्या है? तो प्रेमचंद जी का पूरा नाम है मुंशी प्रेमचंद जी, और इनका जो बचपन का नाम था वो था धनपत राय। धनपत राय इन्हीं का बचपन का नाम था। इनका पिताजी का नाम था अजायब राय। ठीक है, अजायब राय इनके पिताजी का नाम था। अगला प्रश्न पूछा है कि प्रेमचंद जी का जो जन्म है ये किस प्रांत में हुआ था? तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद्र जी के किसी एक उपन्यास का नाम बताइए। हम लोग को जो है प्रेमचंद्र जी का किसी एक उपन्यास का नाम बताना है। तो प्रेमचंद्र जी का एक उपन्यास का नाम है गोदान इनका उपन्यास है। दूसरा गबन जो है इन्हीं का उपन्यास है। तो आप गोदान भी लिख सकते हैं या गबन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शतरंज की खिलाड़ी के लेखक का नाम लिखिए। तो शतरंज का खिलाड़ी जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था। मीर और मिर्ज़ा जो है किस कहानी के पात्र हैं? तो ये शतरंज के खिलाड़ी कहानी के पात्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मीर और मिर्ज़ा कौन सा खेल खेलते थे? तो ये शतरंज खेल खेलते थे। प्रश्न है कि मीर और मिर्ज़ा विलासी थे या कायर? तो ये विलासी थे। जब आप कहानी पढ़ोगे तो बहुत ही रोचक ये कहानी है और उपन्यास से एक तरह से उसका एक छोटा सा भाग लिया गया है शतरंज के खिलाड़ी, और बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस और सारांश लिखने के भी आते हैं आपके एग्जाम में। हम लोग क्वेश्चंस और सारांश पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पे कर लेते हैं। प्रश्न है कि लखनऊ के नवाब को कौन बंदी बनाकर ले गया था? तो लखनऊ के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे वो बंदी बना के ले गया था। लखनऊ के नवाब का क्या नाम था? इसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपका कमेंट भी पढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात
तो नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कथा सम्राट की उपाधि किसे मिली है? तो कथा सम्राट की जो उपाधि मिली है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी को मिली है। अगला प्रश्न है कि करवा का वध के रचयिता का नाम लिखें। तो करवा का जो वध के रचयिता का नाम है यशपाल। ये भी कहानी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रोचक कहानी है, आप इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि करवा का वध कहानी का चरित्र प्रधान है या विषय प्रधान? तो ये जो कहानी है ये पूर्ण रूप से चरित्र प्रधान है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यशपाल की कौन सी कहानी आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है? तो यशपाल की जो कथा का व्रत है ये कहानी हमारे पाठ्य पुस्तक में जो है संकलित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि करवा का व्रत किसकी रचना है? तो करवा का जो व्रत है यह यशपाल की रचना है। अगला प्रश्न है, कन्हैया लाल किस कहानी के पात्र हैं? कन्हैया लाल करवा का व्रत का पात्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लाजो या लजवंती का कन्हैया लाल से क्या रिश्ता है? तो लाजो या लजवंती कन्हैया लाल से पत्नी का रिश्ता है, यानी लाजो जो है वो कन्हैया लाल की पत्नी है। करवा का व्रत कौन रखता है? तो करवा का व्रत जो है वो लाजो रखती है, क्योंकि पत्नियां जो होती है वो करवा का व्रत रखती हैं, करवा चौथ जैसे हम लोग बोलते हैं, तो वो लाजो रखती है। कमलेश्वर की कौन सी कहानी आपके पात्र में है? तो कमलेश्वर यहाँ पे है कमलेश्वर कवि हैं या कहानीकार हैं? तो कमलेश्वर जो है ये क्या है, एक कहानीकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहीं पे आ रहा है, कामेश्वर जो है कवि है या कहानीकार? तो कमलेश्वर जो है ये कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है कि अपने देश के लोग कहानी घटना प्रधान है या कल्पना प्रधान है? तो ये जो कहानी है ये कल्पना प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमात्मा का कुत्ता के लेखक का नाम लिखिए। तो परमात्मा कुत्ता का जो लेखक है उनका नाम है मोहन राकेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि मजबूरी कहानी किसकी रचना है? तो मजबूरी कहानी मंडू भंडारी की रचना है। ये भी कहानी बहुत ही रोचक है, इसका विस्तरांश इस बार आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाक्यों का पूर्ण करना है। परिचय इतना इतिहास यही, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें तो आप लोग स्टार ही लगा लें। परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मीट आज चली। वाक्य यहीं पूर्ण होता है। उमड़ी कल थी, ये खाली जगह पे जो है ये भरा जाएगा, उमड़ी कल थी मीट आज चली। नेक्स्ट फिर प्रश्न आता है कि वाक्यों को पूर्ण करें। भारत एक स्वप्न, भू को ऊपर ले जाने वाला। तो भारत एक विचार है, स्वर्ग को भू पे लाने वाला, और ये खाली रिक्त स्थान पे भरा जाएगा। ये जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता से लिया गया है, हिमालय का संदेश से। और उमड़ी कल थी मीट आज चली ये जो है महादेवी वर्मा की कहानी से लिया गया है। ठीक है, मैं निर्भरी दुख की बदली से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे की बात करते हैं। तो आगे प्रश्न हम लोग के सामने आ गया, और ये है कि भारत एक विचार स्वर को भू पर ले जाने वाला है। तो आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वीणा वादनी कौन है? तो वीणा वादनी सरस्वती है। कवि वीणा वादनी से क्या मांग रहा है? तो कवि जो है वो वीणा वादनी से हृदय में स्वतंत्र का भाव संचार करने की मांग कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर दे वीणा वादनी शीर्षक कविता में कवि किस प्रकार के अंधकार को दूर करने के लिए प्रार्थना करता है? तो वर दे वीणा वादनी शीर्षक कविता में कवि अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए प्रार्थना करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर दे वीणा वादनी की रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका आप लोग डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा, ये भी कभी कभी आता है, आगे हो सकता है हम लोग डिस्कस भी करेंगे, मुझे अभी याद नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निराला का पूरा नाम क्या है? तो निराला का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात हम लोग करते हैं कि अनामिका किस कवि की रचना है? आपने अनामिका का कविता पढ़ा होगा, तो अनामिका जो रचना है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि की रचना है। मैं निर्भरी दुख की बदली शीर्षक कविता में कवित्री का लोक कल्याणकारी रूप मिलता है या व्यक्तित्व निष्ठ रूप मिलता है? तो मैं निर्भरी दुख की बदली कविता में कवित्री ने अपना तुलना किससे किया है? तो कवित्री ने अपना जो तुलना किया है ये बदली से किया है। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख सकते हैं, उसका आंसर है कि कल्याणकारी रूप मिलता है। मैं निर्भरी दुख बदली में शीर्षक कविता में जो कवित्री महादेवी वर्मा है उनका जो रूप देखने को मिलता है वो कल्याणकारी रूप देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महादेवी वर्मा के अनुसार कंद्रन में कौन हंसता है? तो महादेवी वर्मा के अनुसार कंद्रन में आहत विश्व हंसता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। कवित्री अपना पग चिन्ह देना चाहती है या नहीं? तो कवित्री जो है अपना पग चिन्ह नहीं देना चाहती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजकन पे कवित्री क्या बनकर बरसती है? तो राजकन पे जो कवित्री है यह जल बनकर बरसती है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। आधुनिक युग की जो मीरा है यह महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा का प्रथम संकलन कौन सा है। तो महादेवी वर्मा का प्रथम संकलन निहार है। निहार का नाम आप लोग सुने ही होंगे। निहार जो है महादेवी वर्मा का प्रथम संकलन है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि महादेवी वर्मा आधुनिक युग की किस काल की कवि है। तो ये छायावाद काल की कवि है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैं नीर भरी दुख की बदली में कवित्री किसकी भावना की अभिव्यक्ति हुई है। किसकी भावना की अभिव्यक्ति हुई है। तो मैं नीर भरी दुख की बदली में वर्षा ऋतु के साथ साथ अपनी विरह वेदना की अभिव्यक्ति हुई है। रामधारी सिंह दिनकर की रचित कौन सी कविता आपके पाठ्य पुस्तक में है। तो हिमालय का संदेश शीर्षक नामक कविता जो है आपके पास पुस्तक में है। रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में हुआ था। बिहार के मुंगेर जिला वर्तमान में बेगूसराय में पड़ता है। सिमरिया नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। दिनकर भवन भागलपुर यूनिवर्सिटी में भी बनाया गया है, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जो हैं भागलपुर के उप कुलपति के पद पे भी रह चुके हैं। ये भारत सरकार में भी हिंदी विभाग में काम कर चुके हैं। इन सब अगर रामधारी सिंह दिनकर के बारे में आए तो ये सब आप लिख दीजिएगा एग्जाम में। हालांकि इनके बारे में और डिटेल से चर्चा हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, सब्जेक्टिव भी एक एक प्रश्न को करते चलेंगे तो वहाँ पर समझेंगे। भारत किसकी आभा है। नेक्स्ट प्रश्न है। तो भारत जो है ये मानवता की आभा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिनकर के अनुसार भारत कहाँ बसता है। तो दिनकर के अनुसार जो है ये भारत जो है ये मन में बसता है। प्रश्न नेक्स्ट है कि हिमालय का संदेश शीर्षक कविता में कवि ने भारत को किसकी संज्ञा प्रदान की है। तो हिमालय का संदेश शीर्षक कविता में कवि ने भारत को आत्मोदय और वैराग्य की संज्ञा प्रदान की है। दिनकर के अनुसार जो है भारत दिनकर के अनुसार भारत मनुष्य को किससे मुक्त करने की कल्पना है। तो दिनकर के अनुसार जो भारत है वो रोग द्वेष से मुक्त करने की कल्पना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिनकर के अनुसार भारत किससे मुक्त करने की कल्पना है। तो ये रोग द्वेष से मुक्त करने की कल्पना है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। तो संस्कृति के जो 4 अध्याय है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। दिनकर की किस पुस्तक के आधार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यानी दिनकर को किस पुस्तक के आधार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इनको संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के आधार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा देश बड़ा गवरीला के रचयिता का नाम क्या है। तो रचयिता का नाम है गोपाल सिंह नेपाली। इनका जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु 1963 ईस्वी में हुआ था। भागलपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे देश की ऋतु रस्म ऋतु कैसी है। तो हमारे देश की ऋतु रस्म ऋतु जो है ये बहुत ही रंगीली और रसीली है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। आप लोग कंटिन्यू करते रहिए वाचिंग और सेशन को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के बीच, क्योंकि मैराथन आपको अच्छा लग रहा होगा। मैराथन अच्छा लग रहा हो तो मैराथन को दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ज़रूरी है, ताकि किसी का भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न ना छूटे। मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से किसी का भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न ना छूटने दूँ। अगला प्रश्न का बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट में है कि भारतवासी किस ग्रंथ का सम्मान करते हैं। तो भारतवासी जो है ये गीता और रामायण ग्रंथ का सम्मान करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा देश बड़ा गवरीला कविता में किन नदियों का उल्लेख हुआ है। तो इसमें जो है गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है नेपाली के अनुसार भारत की ज्ञान और कलाएं कैसी है। तो इनके अनुसार भारत की ज्ञान और कलाएं गहनतम और कलाएं बड़ी रसीली है। जो यहाँ का ज्ञान है वह गहनतम है और कलाएं जो है वो बहुत ही रसीली है। अगला है भारत कहाँ खड़ा है। तो जहाँ शांति, संदेश, मानवता, एकता, अखंडता, प्रेम का स्वर है वहीं भारत खड़ा भास्वर है। आपने पढ़ा होगा कि जहाँ शांति, संदेश, मानवता, एकता, अखंडता, प्रेम का स्वर है वहीं खड़ा मेरा भारत भास्वर है। ये जब आप कविता पढ़ेंगे हिमालय का संदेश रामधारी सिंह दिनकर का तो आपको वहाँ पे दिखा हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सदियों से गांव में क्या चल रहा है। तो सदियों से गांव में ठाट और हाट यानी कि मेला चल रहा है। प्रश्न है हमारे देश में ईश्वर का वास कहाँ है। तो हमारे देश में ईश्वर का वास जो है कण कण में है, पत्थर में। ये प्रश्न इस बार आएगा, इसमें आप लोग स्टार लगा लें या फिर इसमें आप लोग VVI लगा लें, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतवासियों की बात कैसी होती है। तो भारतवासियों की जो बात होती है वो मिठास होती है, मन में स्वाभिमान एवं चुटकिली होती है। प्रश्न है कि मंदिर, मस्जिद, गिरजा की बात बताकर कवि क्या बतलाना चाहता है।
तो मंदिर, मस्जिद, गिरजा की चर्चा कर कवि भारत भूमि में अनेकता में एकता बताने का तथा विभिन्न विचारधाराओं में सामंजस्य की बात बताना चाहता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत का ज्ञान कैसा है। आप देख सकते हैं, तो भारत का जो ज्ञान है वो गंभीर और गहनतम है। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन मैथिली साहित्य में किस नाम से प्रसिद्ध हैं। तो नागार्जुन जो है ये मैथिली साहित्य में यात्री के नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि नागार्जुन जो है ये घुमंतू टाइप के थे और ये इन्हें बहुत ज़्यादा घूमना पसंद था। ये किसी जगह रहते नहीं थे, ये हमेशा घूमते रहते थे, इसीलिए इन्हें घुमंतू भी कहा जाता है। नागार्जुन का पूरा नाम क्या है। नागार्जुन का पूरा नाम है बैजनाथ मिश्र। कवि नागार्जुन की भाषा कैसी है। तो इनका जो भाषा था वो ठेठी भाषा था, जिसे हम लोग ठेठ भी कहते हैं। ठेठी हिंदी भाषा था, ये हिंदी भाषा में अपना देसी लैंग्वेज मिला के प्रयोग करते थे, जिसे ठेठी हिंदी कहा जाता था। नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था। तो नागार्जुन का जन्म दरभंगा जिला में बिहार में हुआ था। अकाल के बाद किसकी रचना है। तो अकाल के बाद जो है कवि नागार्जुन की रचना है। अकाल का अर्थ क्या है। अकाल का अर्थ था अन्य भाव और अशुभ काल, क्योंकि उस समय अकाल हुआ था और अकाल के बाद जो है इमरजेंसी लागू कर दिया गया था। एक तो अकाल हुआ ही था और इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा उसी समय इमरजेंसी भी लागू कर दिया गया था, इसीलिए उसे अशुभ काल भी कहा गया था राइटर के द्वारा, यानी कि लेखक के द्वारा। अगला प्रश्न है कि चूल्हा क्यों रोया था। चूल्हा अन्य भाव के कारण, जलने में असमर्थता के कारण रोया था। आपको पता होना चाहिए कि जब अकाल आया था, हमारे देश में भीषण अकाल पड़ा था, उस समय बहुत घरों में, जो गाँवों में घर होते हैं, जो चूल्हा पे खाना बनता है। आज तो गैस सिलेंडर आ गए हैं, लेकिन पहले के ज़माने में चूल्हे पे खाना बनता था। चूल्हे के बाद आपका कोयला आ गया, कोयला के बाद आपका गैस आ गया। तो बता दें कि उस समय जब अकाल आया हुआ था तो बहुत के घर में महीनों तक चूल्हा नहीं जा रहा था, क्योंकि भारत में भूखमरी की स्थिति बनी हुई थी, बिल्कुल भी अन्य भारत के पास नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं कि चूल्हे के पास कौन सोया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिबेट वाला रहा है कि चूल्हे के पास कौन सोया था। कभी कभी देता है कुतिया सोई थी, मतलब कानी कुतिया देता है, और कभी कभी देता है काली कुतिया। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, बुक में कानी कुतिया दिया है तो कानी कुतिया ही लिखें, ठीक है। प्रश्न है कि नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद के आधार पर बताएं कि भीत पर किसकी गश्त लगी हुई थी। तो भीत पे जो है ये छिपकली की गश्त लगी हुई थी, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि घर में दाने आने पर सबके साथ कौन प्रसन्न हुआ। तो घर में दाने आने के साथ सबके साथ जो कौवे हैं, कौवे भी प्रसन्न हुए थे। नरेश कुमार मेहता प्रगतिवादी कवि हैं या प्रयोगवादी। तो नरेश कुमार जो मेहता हैं ये प्रयोगवादी कवि हैं। ताल जल का क्या अर्थ है। ताल जल का अर्थ है जीवन जीने की कला को ताल जल एक कविता का नाम है जो कि नरेश मेहता के द्वारा ही लिखा गया है। तो इसमें ही बता दें कि ताल जल क्या है, जीवन जीने का एक कला है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि जो दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद के वर्ग में किसका है, यह कथन किसका है। तो दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, ये जो कथन है ये पूछा गया है कि किसका है, आनंद के वर्ग में किसका है। तो आनंद के वर्ग में ये चीज़ उत्साह का है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो गई थी, अब ध्यान से देख लें। नेक्स्ट प्रश्न है कि साहस आनंद की उमंग नाम क्या है, यानी साहस आनंद की उमंग का नाम क्या है। तो साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम है उत्साह। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य किस कष्ट से पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। तो मनुष्य जो है ये शारीरिक कष्ट से, जो आपका शारीरिक कष्ट होता है, इससे पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। उत्साह ललित निबंध है या गंभीर विचार प्रधान निबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह गंभीर विचार प्रधान निबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिंतामणि किसकी रचना है। तो चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल की रचना है। उत्साह कहानी है या निबंध। तो ये निबंध है। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल कवि है या निबंधकार। तो ये निबंधकार हैं। प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्रेमचंद्र का जन्म बनारस से लगभग 4 मील दूर है लमही नामक गांव, जो कि यूपी में पड़ता है, तो वहीं पे इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि शतरंज के खिलाड़ी में किस बादशाह के ज़माने का वर्णन है। तो शतरंज के खिलाड़ी में वाजिद अली शाह के ज़माने का वर्णन है। हमने उसमें पूछा भी था कि कमेंट में बताइएगा कि उस समय जो है लखनऊ का नवाब कौन था। तो लखनऊ का नवाब का नाम था वाजिद अली शाह। आप कमेंट किए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं हम लोग कि मीर और मिर्ज़ा दोनों कौन थे। मीर और मिर्ज़ा दोनों कौन थे। तो मीर और मिर्ज़ा दोनों
मौरूसी जागीरदार और मित्र थे। ये दोनों क्या थे? मित्र थे। आप सिर्फ मित्र भी लिखेंगे तो चलेगा। अगला प्रश्न है कि यह बदशाहत शतरंज की हाथ तबाह होगी, किसने कहा था? तो यह बदशाहत जो है शतरंज के हाथों तबाह होगी, मोहल्ले के 2-4 पुराने विचार के लोगों ने कहा था। प्रश्न है कि किसका ऋण दिन पे दिन बढ़ता जाता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऋण है दिन दिन बढ़ते जाता था। अगला प्रश्न है, मीर साहब की बेगम किस कारण से मीर साहब का घर से दूर रहना उपयुक्त समझती थी? तो मीर साहब की जो बेगम है नौकर से इक्स और रंगेरिया मनाने के कारण मीर साहब का घर से दूर रहना उपयुक्त समझती थी। हकीम साहब के यहाँ किसको जाना था? तो हकीम साहब के यहाँ मिर्ज़ा सजाद अली को जाना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि शतरंज के खिलाड़ी कहानी के अनुसार देहातों की सारी दौलत कहाँ खींची आती थी? तो शतरंज के खिलाड़ी के अनुसार देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खींची आती थी। हार की चोट कैसी होती है? बहुत फेमस क्वेश्चन है कि हार की जो चोट होती है बहुत बुरी होती है। अगला प्रश्न का हम लोग बात करते हैं। मैं थोड़ा सा इसे ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो अगला प्रश्न है कि मीर और मिर्ज़ा ने किसकी रक्षा में अपने प्राण दे दिए? तो मीर और मिर्ज़ा ने शतरंज के वजीरा की रक्षा में अपने प्राण दे दिए। लास्ट में उन्होंने अपने तलवार से एक दूसरे की गला काट दिए थे। जब आप कहानी पढ़ोगे, कहानी बहुत ही रोचक है और पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। तो आप एक बार मौका मिले तो ज़रूर ये कहानी पढ़ें, इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलती है। प्रश्न है कि जब अवध का नवाब बंदी बना के ले जाया गया था तब कौन ऐश की नींद में मस्त था? जब अवध का नवाब बंदी बना के ले जाया गया था तो लखनऊ ऐश के नींद में मस्त था। अवध का नवाब कौन था उस समय? वाजिद अली शाह। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेमचंद का असली नाम क्या है? तो प्रेमचंद जी का असली नाम यानी बचपन का नाम धनपत राय है। ये हम पहले भी आपको बता दिए इसी वीडियो में। जोरू को काबू में रखना चाहिए, किसने कन्हैया लाल को समझाया था? तो जोरू को काबू में रखना चाहिए कन्हैया लाल का दोस्त था जिसका नाम था हेमराज, उसी ने समझाया था। अगला प्रश्न है कि कन्हैया लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो कन्हैया लाल का पत्नी का नाम था लाजो या लाजवंती जो था, ये कन्हैया लाल का पत्नी का नाम था। अगला प्रश्न है कि मार से लाजो को शारीरिक पीड़ा से अधिक कौन पीड़ा होती थी? तो मार से सारों को शारीरिक पीड़ा से अधिक जो है अपमान की पीड़ा होती थी। लाजो के भाई ने कारवे में कितने रुपये भेजे थे? तो लाजो के भाई ने कारवे चौथ में ओनली 2 रुपये यानी 2 रुपया भेजे थे। सर्दी किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करवा के व्रत रखने के दिन सूर्योदय के पूर्व लिए जाने वाले भोजन यानी पकवान, फल, दूध आदि को सर्दी कहते हैं। करवा का क्या अर्थ है? तो करवा का अर्थ करवा चौथ व्रत के अवसर पे भाई द्वारा बहन को भेजा गया उपहार या रुपया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कथाकार यशपाल की प्रतिबद्धता किस विचारधारा से प्रति है? किस विचारधारा के प्रति है? तो कथाकार यशपाल की प्रतिबद्धता मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दीनदयाल के जुबान पर टांगे क्यों लगाए गए? तो दीनदयाल के जुबान पर टांके इसलिए लगाए गए थे क्योंकि सरकारी तंत्र के विरुद्ध वह अपनी जुबान नहीं खोल सके। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हमारे देश के लोग में किस शैलियों का प्रयोग किया गया है? तो हमारे देश के लोग में जो शैली का प्रयोग किया गया है वो व्यंग्य शैलियों का प्रयोग किया गया है। अपने देश के लोग के कहानीकार का नाम बताइए। तो अपने देश के लोग के कहानीकार का नाम है कमलेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न का बात हम लोग करते हैं। आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। परमात्मा का कुत्ता किस समय का कहानी है? ये भी बहुत अच्छा कहानी है जिसमें कि एक बुजुर्ग जो होता है वो आता है पाकिस्तान से, जो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा के बाद वो हिंदुस्तान में आके रहता है। बहुत ही अच्छा कहानी है। परमात्मा का कुत्ता देश के विभाजन के साथ प्राप्त हुई स्वतंत्रता के बाद की कहानी है। ठीक है। मजबूरी कहानी में किसकी मजबूरी का चिंतन किया गया है? तो मजबूरी कहानी में राम और अम्मा दोनों की मजबूरी का चिंतन किया गया है। मजबूरी कहानी का जो राइटर है उनका नाम है मन्नू भंडारी। ये एग्ज़ाम में बहुत आता है, आप इसे नोट कर लें या फिर याद ही कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है कि मन्नू भंडारी की कौन सी कहानी आपके पाठ्य पुस्तक में है? तो आपका पाठ्य पुस्तक में मन्नू भंडारी की कहानी मजबूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविवर नेपाली के अनुसार सदियों से भारत के गांव में क्या चल रहा है? तो कविवर नेपाली के अनुसार सदियों से गांव में जो है ठाठ से हाट के मेले चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागा अर्जुन के अनुसार चूल्हे के रोने का कारण बताइए। तो नागा अर्जुन के अनुसार जो चूल्हे के रोने का कारण है अकाल का कारण था।
अन्य अभाव का कारण के चलते चूल्हा जलने में असमर्थ था, इसीलिए चूल्हा को रोना आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि यह काम करते मर्द अच्छे नहीं लगते, यह कथन किसका है? तो यह लाजो ने कहा था कन्हैया लाल से। जब नेक्स्ट ईयर फिर करवा का व्रत आया तो कन्हैया लाल के हृदय में काफ़ी परिवर्तन हो चुका था, लाजो के प्रति वो उसका प्यार बढ़ चुका था। और जब लाजो ने गुस्सा से करवा का व्रत अगले साल नहीं कर रही थी कि रोज़ मार खाते ही हैं और इस पर कोई दया आता नहीं है इसको, तो इन्होंने करवा का व्रत रखने से मना कर दिया था लाजो। तब कन्हैया लाल का हृदय परिवर्तन हुआ था और कन्हैया लाल ने भी करवा का व्रत रखने के लिए ठाना था। तब लाजो ने कन्हैया लाल से कही थी कि यह काम करते मर्दों को अच्छा नहीं लगता, नहीं मर्द ये काम करते अच्छा नहीं लगते। यह कथन किसका था? लाजो का था। मन में राम बगल में गीता, घर घर आदर रामायण का किस पंक्ति का पंक्ति यानी किस कविता की पंक्ति है? तो मन में राम बगल में गीता, देखिए एक इससे मुहावरा भी बनता है, मन में राम बगल में छुरी। आप लोग के एग्जाम में मुहावरे भी आते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे मुहावरा पे भी, लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो घर घर आदर रामायण है यह पंक्ति भाषा दर्शन में उद्धृत है। मेरा देश बड़ा गौरीला शीर्षक कविता से लिया गया है, मन में राम बगल में गीता, घर घर आदर रामायण का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये प्रश्न है कि परमात्मा के कुत्ता का नायक कौन है? तो परमात्मा का कुत्ता का नायक पाकिस्तान से विस्थापित एक अधेड़ व्यक्ति है। मजबूरी कहानी का लेखक कौन है? तो मंडू भंडारी जी हैं मजबूरी कहानी के लेखक। लखनऊ का नवाब कौन है? तो लखनऊ का नवाब का नाम है वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है कि विहंग वृद्ध का क्या अर्थ है? तो विहंग वृद्ध का अर्थ है चिड़ियों का समूह। इसका आंसर बहुत जगह मिलता नहीं होगा आपको, अगर आप खोज रहे होंगे तो इसको आप ध्यान से देख लें। तो विहंग वृद्ध का अर्थ होता है चिड़ियों का समूह, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चिड़ियाँ एक साथ झुंड में रहती है, उसे विहंग वृद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अधेड़ आदमी कहाँ से विस्थापित था? तो अधेड़ आदमी जो है ये पाकिस्तान से विस्थापित था। परमात्मा के कुत्ता नामक कहानी से ये लिया गया है और ये भी कहानी बहुत ही अच्छा लगता है, आपके पास पुस्तक में है, आपको जब भी मौका लगे तो ये सब कहानी आप ज़रूर पढ़ें। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो आगे के प्रश्न स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो को आपको शेयर भी करना है, अपने दोस्तों के पास भी भेजना है ताकि उन्हें अच्छा लगे, और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो कम से कम वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसी तरह से आपका इंपॉर्टेंट वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हर चीज़ से रिलेटेड आपको मिलते रहेगा इसी चैनल पर, और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लेटेस्ट हर छोटी बड़ी अपडेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते रहता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते। तो अगला प्रश्न है कि करवा का व्रत कहानी में अंत में किस किस ने व्रत रखा था? तो करवा के व्रत कहानी में अंत में जो है कन्हैया लाल और लाजवंती दोनों ने व्रत रखा था। नेक्स्ट है कि दादी अम्मा का बेटा का क्या नाम है? तो दादी अम्मा का बेटा का नाम था रामेश्वर। अगला प्रश्न है वाक्य को पूर्ण करना है, ठीक है। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, उत्तर हो जाएगा इसका, यानी जो यहाँ पे लिखाएगा ये वाला लाइन आपको यहाँ पे लिखाएगा, आप इसे याद कर लें। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, अगर इसको मिलाएं तो दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठे आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, ये जो है ये अकाल के बाद कविता शीर्षक नामक कविता से लिया गया है। अकाल के बाद नरेश मेहता का ये कविता है। अगला प्रश्न है कि वर दे वीणा वादनी में कविता में किस देवता से वरदान मांगती है कवि? तो कवि जो है वर दे वीणा वादनी कविता में वीणा वादनी यानी माँ सरस्वती से वरदान मांगती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महादेवी वर्मा किस कविता का, महादेवी वर्मा की किसी एक कविता का नाम लिख दें। तो हमारे जो पाठ्य पुस्तक में महादेवी वर्मा की एक कविता का है कि मैं निर्भरी दुख की बदली, ये भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि शतरंज की खिलाड़ी में किस मुग़ल बादशाह के ज़माने का वर्णन है? तो शतरंज की खिलाड़ी में लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि पति का मार खाने पर लाजो ने क्या निर्णय लिया? तो पति के मार खाने पर लाजो ने प्रतिरोध करने का निर्णय लिया। प्रतिरोध क्या? तो लाजो ने ये निर्णय किया कि जो इंसान मुझे डेली पीट रहा है उसको ही लंबी उम्र के लिए हम क्यों व्रत रखें। और ऐसा करवा का व्रत इसलिए होता है कि हमारे जो पति देव जी होते हैं वो लंबे जीवन तक, यानी उनका जो उम्र हो वो लंबी हो जाए और साथ में जन्म जन्म तक यही पति मिले।
तो ये लाजवंती ये सोचती थी कभी ना कभी तो इसका हृदय परिवर्तन होगा, लेकिन हार थक के जब ये हृदय परिवर्तन नहीं हुआ तो लाजवंती ने ये प्रतिरोध किया, यानी ये निर्णय लिया कि जब ये मेरा बात सुनता ही नहीं है और मुझे डेली पीटता है तो हम अगला जन्म में ऐसा ही पति क्यों चाहें, क्योंकि अगला ही जन्म में फिर मुझे पीटना पड़ेगा। इसीलिए लाजो ने प्रतिरोध करने का निर्णय लिया था। दीनदयाल की आंखों की रील किसकी प्रतीक है? तो दीनदयाल की आंखों की जो रील है उनके जीवन का अपूर्ण आवश्यकताओं की प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ताल जल कविता में ताल किसका प्रतीक है? तो ताल जल कविता में ताल कवि जीवन का, यानी जीवन का प्रतीक है। इससे पहले हम लोग जो स्थान जो वाक्य पूर्ण करने आया था वहाँ पे हमने बोल दिया था कि ये अकाल का बाद शीर्षक से लिया गया है कविता से, और उसका लेखक जो है नरेश मेहता है। सॉरी, नरेश मेहता उसका लेखक नहीं है, वहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था मुझसे। उसका जो लेखक है वो है नागार्जुन, और नरेश मेहता जो है ताल जल के कविता में है, इनका राइटर है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अम्मा आंगन क्यों लिप रही थी? तो अम्मा जो है अम्मा आंगन इसलिए लिप रही थी, उनका जो पुत्र वधू यानी पुत्र आने वाला था और पुत्र वधू के साथ पौत्र आने वाली थी, उसी की खुशी में अम्मा उसके स्वागत में घर की आंगन लिप रही थी। प्रत्येक कर्म में किसका योग रहता है? तो प्रत्येक कर्म में श्रम का योग रहता है। अगला प्रश्न है, उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी मैथिली चरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिनकर की किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? तो रामधारी सिंह दिनकर भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति थे, और अब भी भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है दिनकर भवन स्थित है। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेज कराए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि कवि नेपाली का पूरा नाम क्या था? तो कवि नेपाली का पूरा नाम था गोपाल सिंह नेपाली। कवि नेपाली का पूरा नाम था गोपाल सिंह नेपाली। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद जी की कौन सी कहानी आपके पास पुस्तक में है? तो प्रेमचंद जी की जो कहानी है शतरंज की खिलाड़ी, ये कहानी हमारे पास पुस्तक में स्थित है। कमलेश्वर की कौन सी कहानी आपके पास पुस्तक में स्थित है? तो कमलेश्वर की अपने देश की लोक कहानी मेरे पास पुस्तक में है। मोहन राकेश की कौन सी कहानी आपके पुस्तक में है? परमात्मा का कुत्ता, शायद मोहन राकेश जी राइट आंसर था। जो परमात्मा का कुत्ता है ये मोहन राकेश जी ने लिखा था। तो परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश जी की कहानी जो है आपके पास पुस्तक में है। रामेश्वर किस कहानी का पात्र है? तो रामेश्वर जो है ये मजबूरी कहानी का पात्र है। अगला प्रश्न है, आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? तो हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है भाषा दर्शन, ये एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न है, अनुवादक के लिए क्या स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों ज्ञात अपेक्षित है? इसका राइट आंसर हाँ हो जाएगा। अनुवादक के लिए स्रोत भाषा और ज्ञात भाषा दोनों ज़रूरी है। और ये क्वेश्चन पार्ट 1 के साथ साथ पार्ट 2 के लिए भी बहुत फेमस है। पार्ट 2 में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, परिभाषिक शब्द एकार्थ होते हैं या अनेकार्थ? तो परिभाषिक जो शब्द होते हैं ये एकार्थ होते हैं। अगला प्रश्न का बात हम लोग करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हिंदी क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हिंदी जिला अधिकारी होता है। देखिए हिंदी इंग्लिश भी कुछ आपको 10 ऐसा दिया जाता है, 10 इंग्लिश दिया जाता है और बोला जाता है कि इसका हिंदी आप लिखें, शुद्ध हिंदी लिखें, इसका मानक हिंदी लिखें, तो आप 10 नंबर यहाँ से भी गेन कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हिंदी क्या होता है? जिला अधिकारी होता है। वाइस चांसलर का हिंदी क्या होता है? तो वाइस चांसलर का हिंदी कुलपति होता है। अगला प्रश्न है, जो शब्द ज्ञान विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र में सुनिश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जो कहते हैं परिभाषिक शब्द। उन्हें क्या कहते हैं? परिभाषिक शब्द। अगला प्रश्न है, ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी कार्यकाली भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुल सचिव का हिंदी क्या है? तो कुल सचिव का हिंदी होता है रजिस्ट्रार। और एक आता है आपका डिप्टी रजिस्ट्रार। तो डिप्टी रजिस्ट्रार का हिंदी रहता है उप कुल सचिव। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रयोजनमूलक हिंदी का अंग्रेजी क्या है? तो प्रयोजनमूलक हिंदी का अंग्रेजी है फंक्शनल हिंदी। प्रिंसिपल का हिंदी क्या है? तो प्रिंसिपल का हिंदी है प्रधानाचार्य, या आप इसको प्रधानाध्यापक भी लिख सकते हैं। प्रधानाध्यापक भी लिख सकते हैं या प्रधानाचार्य भी लिख सकते हैं, प्राचार्य भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि गजेटेड ऑफिसर का हिंदी क्या है? तो गजेटेड ऑफिसर का हिंदी होता है राजपत्रित।
नेक्स्ट प्रश्न है दूरदर्शन की अंग्रेजी क्या है? दूरदर्शन का अंग्रेजी टेलीविज़न होता है, इसे हम लोग शॉर्टकट में टीवी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि परिचय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परिचय को अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन कहते हैं। इलेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? इलेक्शन को हिंदी में चुनाव कहते हैं। ठीक है। कैंसस को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कैंसस को हिंदी में जो है जनगणना कहते हैं। अगला प्रश्न है इन्फॉर्मेशन का हिंदी क्या है? इन्फॉर्मेशन का हिंदी होता है सूचना। हम लोग भी इन्फॉर्मेशन देते हैं, TMU इन्फो चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं? सूचना पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके सामने सूचना के बाद पूछा है कि अनुवाद का हिंदी क्या है? तो अनुवाद का जो हिंदी है वो ट्रांसलेशन है, लेकिन वही ट्रांसलेशन अनुवाद की जगह अगर आपसे पूछ देता कि अनुवादक का हिंदी क्या है, तो अनुवादक का हिंदी जो होता है ट्रांसलेटर हो जाता है, लेटर हो जाता है। ठीक है, लास्ट में OR जुड़ जाता है, ट्रांसलेटर हो जाता है। देखिए नीचे तो वो क्वेश्चन है भी, अनुवादक का हिंदी क्या है? तो अनुवादक का हिंदी है ट्रांसलेटर। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया रेडियो का हिंदी क्या है? ऑल इंडिया रेडियो का हिंदी है आकाशवाणी। ठीक है, आकाशवाणी। नेक्स्ट प्रश्न है कि चांसलर का हिंदी क्या है? तो चांसलर का हिंदी होता है कुलाधिपति। अगला प्रश्न है साक्षात्कार का अंग्रेजी क्या है? तो साक्षात्कार का अंग्रेजी इंटरव्यू होता है। जब आप कोई भी जॉब का इंटरव्यू देने जाएंगे उसका हिंदी होता है कि आप साक्षात्कार देने गए हैं। प्रधानमंत्री का अंग्रेजी क्या है? तो प्रधानमंत्री का अंग्रेजी प्राइम मिनिस्टर होता है। चीफ मिनिस्टर का हिंदी होता है मुख्यमंत्री। ठीक है। अगला प्रश्न है रजिस्ट्रेशन का हिंदी क्या है? तो रजिस्ट्रेशन का हिंदी होता है पंजीकरण। शीतकालीन सत्र का अंग्रेजी क्या है? तो शीतकालीन सत्र का अंग्रेजी होता है विंटर सीजन। विंटर सीजन होता है शीतकालीन सत्र का अंग्रेजी। वही पूछ देगा कि ग्रीष्मकालीन सत्र का अंग्रेजी क्या होगा, तो उसका होता है समर सीजन। समर सीजन हो जाता है ग्रीष्मकालीन सत्र का अंग्रेजी। तो ये था पार्ट 1 अनिवार्य भाषा हिंदी साइंस आर्ट्स कॉमर्स 4 जो है ये TMU भागलपुर यूनिवर्सिटी के साथ मुंगेर यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे इसमें संभावित प्रश्न भी थे, जो कि मैराथन लगभग आपका एटलीस्ट 46 मिनट का तो हो ही चुका है। तो मिला जुला कर समझ जाइए कि 45 मिनट का आपका मैराथन हुआ। अगर ये कंप्लीट आप करके जा रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मेरा तो मेन फोकस तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी पे रहता है, लेकिन यूनिवर्सिटी जो है मुंगेर यूनिवर्सिटी, इनसे भी एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम ही है। तो एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के साथ साथ मुंगेर यूनिवर्सिटी का भी इसमें सिलेबस जो है वो नहीं छूटने वाला है। तो आई होप ये सारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए एंड वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।